तू अपनी खूबियाँ ढूँढ, तू अपनी खूबियाँ ढूँढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियाँ ढूँढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे। मैं हूं अर्चना द्विवेदी। तो आज फिर एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ आज का हमारा वीडियो शुरू होगा। और जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ, इसके साथ साथ मैं मोटिवेशनल वीडियो भी आपको बना के देती हूँ। कुछ आपको प्रेरणादायक कविताएं भी देती हूँ बना के। ये सब मेरे चैनल पे मिलता है अर्चना क्लासेस पे। तो जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ दोस्तों, आपके काम की रहती है। आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है। जो करेंट्स अपडेट हैं, न्यूज़ हैं, उस पे भी मैं अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो जो भी वीडियो मेरा रहता है वो ज्ञानवर्धक रहता है। आप उसे कृपया देखें, सुनें, समझें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। जैसे आप सभी को पता है, हिंदी ग्रामर में अब तक हम लोगों ने कई टॉपिक पढ़ा और मैंने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया था वो था वर्णमाला। फिर मैंने आपको पढ़ाया शब्द विचार, वर्ण विचार। उसके बाद आपने समास पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। तो विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको जूनियर क्लास से ही बताया जाता है ये कि विशेषण होता क्या है। तो ये भी चीज़ें आपको बड़े यानी हायर क्लासेस में भी जाते-जाते आपको मिलती हैं, लेकिन लोअर क्लासेस से आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो वीडियो है, वो विशेषण पे आधारित है, टॉपिक है विशेषण। और इसकी परिभाषा आप सभी ने पहले से सुनी होगी, पहले से समझी होगी। और अगर नहीं है तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण होता क्या है? तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। संज्ञा मैंने आपको पढ़ाया, संज्ञा क्या होती है मैंने संज्ञा भी आपको पढ़ाया। सर्वनाम मैंने अभी आपको जल्दी ही वीडियो बना के आपको डाला था, इस पे पढ़ाया था आपको। और संज्ञा या सर्वनाम, तो अगर आपको संज्ञा पता है तो आपको कोई डाउट नहीं, आपको सर्वनाम पता है तो आपको कोई डाउट नहीं। एक बार मैं आप की मेमोरी ताजा करने के लिए फिर से इसको रिवीजन कर देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, स्थान हो, भाव हो, फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं, नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द या सर्वनाम, और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने ऊपर ही मान लो आपको एग्जांपल दिया। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं कैसे बोल रही हूँ, अभी तो यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, तो धीरे शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। मैं बहुत मीठा बोल रही हूँ, तो मीठा शब्द क्या हुआ? विशेषण हो गया। तो ऐसे आप किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, तो उसमें क्वालिटी, उसमें विशेष है क्या, वही विशेषण कहलाता है। चाहे फिर वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे। काले घोड़े, भाई घोड़े कैसे हैं? काले हैं। सफेद भी हो सकते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो ये जो काले शब्द हैं, जो काला है, अब घोड़ा ये संज्ञा हो गया और ये जो काला शब्द है ये हो गया विशेषण। इसी तरह आम कैसा है? मीठा है, तो मीठा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। कमल कैसा है? नीला है, नीला शब्द कैसा हो गया? विशेषण हो गया। दौड़ना, कैसा दौड़ा जा रहा है? तेज दौड़ा जा रहा है, तो तेज शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अर्थात ये जो शब्द है काले, मीठा, नीला, तेज, ये शब्द जो हैं ये विशेषण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। भाई घोड़ा, यहाँ पे घोड़े हैं, बहुवचन है, तो घोड़े कैसे, किस कलर के हैं? काले कलर के हैं। आम कैसा है? मीठा है। कमल कैसा है? नीला है। दौड़ना यानी कैसा दौड़ा जा रहा है? तेज दौड़ा जा रहा है। तो ये सब विशेषताएं हो गई, विशेषण हो गए। अब
इसमें आपको बताया जाता है कि विशेष है। जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो हम तुरंत हमें हमारे दिमाग में आना चाहिए कि विशेष से भी क्या होता है, विशेष हमें जानना चाहिए। एक विशेषण के साथ ही ये जुड़ा होता है विशेष। तो आखिर विशेष से क्या होता है ये भी आपको जानना है। विशेष क्या कहलाता है, विशेष किसे कहते हैं? तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, अभी तक तो आपने यहाँ सीखा विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम विशेष के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो ये जो विशेषण है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताते। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता, ठीक, विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेष। वे विशेष कहे जाते हैं, वे विशेष कहे जाते हैं। अब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, कहने का मतलब कि विशेष से जो होता है वो विशेषण की मतलब जो विशेष, अगर यहाँ पे घोड़ा है तो घोड़ा कैसा है? काला। तो काला शब्द आपको पता चला कि ये विशेषण है। लेकिन अगर घोड़ा यहाँ पे नहीं होता तो आप किसे काला बताते? आपको ये आइडिया नहीं होता ना कि आखिर क्या वस्तु काला है, क्या चीज काला है। कोई इंसान है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, या कोई लिविंग थिंग्स है, क्या है? तो यहाँ पे घोड़ा रखा गया तो आपको ये पता चल गया, हाँ घोड़ा का जो घोड़े का कलर बताया जा रहा है वो काला है, तो यानी घोड़े की विशेषता काला है। लेकिन यहाँ पे घोड़ा क्या हो गया? ये हो गया विशेष। इसी की तो विशेषता बताई जा रही है ना। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। तो अब विशेषण यहाँ पे जिन शब्दों की विशेषता बताए, यानी विशेषण तो काला हो गया, लेकिन काला क्या है? घोड़ा ही तो है, घोड़े की ही तो विशेषता बताई जा रही है। तो कहने का मतलब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ है मीठा आम, आम कैसा है? मीठा है। अब केवल अगर यहाँ मैंने मीठा लिखा होता तो आपको कैसे पता होता क्या मीठा? इसकी विशेषता बताई जा रही है। भाई मीठा बहुत, मिठाई भी मीठा होता है, लड्डू भी मीठा होता है, बर्फी भी मीठा होता है, लेकिन यहाँ क्या मीठा है? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आम, तो आपको तुरंत पता चल गया यहाँ आम मीठा है। तो आम की विशेषता बताई जा रही है, आम कैसा है? मीठा है। तो यानी आम क्या हो गया? ये विशेष से हो गया, आम शब्द विशेष से हो गया। उसी तरह कमल कैसा है? नीला है। कमल कौन से कलर का है? नीला है। अगर कमल नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता ये किसके लिए विशेषता बताई जा रही है? तो कहने का मतलब कमल शब्द क्या हो गया? विशेष से हो गया। इसी तरह दौड़ना शब्द, दौड़ा कैसा दौड़ा जा रहा है? तेज दौड़ा जा रहा है। तो ये विशेष से, भले ही क्रिया है लेकिन यहाँ पे ये विशेष से कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दौड़ना जो है वो तेज बताया जा रहा है। तो यानी दौड़ने शब्द की ही तो विशेषता बताई जा रही है ना, कि कैसा दौड़ा जा रहा है? तेज दौड़ा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये विशेष कहलाएगा। तो कहने का मतलब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता हमें बतलाते हैं वही शब्द विशेष से हो जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा लंबा लड़का, छोटी लड़की, या ऊंचा पहाड़। तो ऊंचा पहाड़, अब अगर पहाड़ ऊंचा है, ऊंचा पहाड़ है ना, तो ऊंचा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। पहाड़ कैसा? ऊंचा। लेकिन पहाड़ क्या हो गया? ये हो गया आपका विशेष। ये विशेष से हो गया, ये हो गया विशेषण। तो इसी तरह विशेषण बताने के लिए विशेषी का होना जरूरी है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वही विशेष कहलाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, और आपको इतना पता चला कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। अब एक चीज आपको और बताया जाता है, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि वह लड़की सुंदर है। मान लो मैंने इतना लिखा, वह लड़की सुंदर है, तो आपने कहा सुंदर शब्द तो विशेषण है, इसमें प्रविशेषण क्या हो गया? अगर मैंने यहीं पे ऐड कर दिया बहुत सुंदर है ना, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रविशेषण।
प्राविशेषण। ठीक, ये हो गया आपका प्राविशेषण। जैसे मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल खूबसूरत है, सुंदर है। अब यहाँ पे आपने कहा बहुत खूबसूरत है, तो बहुत शब्द क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। तो मोस्टली जो बहुत शब्द है या मतलब जो विशेषण के पहले जोड़ा जाता है वही आपका प्राविशेषण हो जाता है। जैसे मैंने कहा वह मूर्ख, वह मूर्ख है। अब मैंने यहाँ पे जोड़ लिया वह निरा। निरा मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, तो निरा मूर्ख मतलब पूरी तरह मूर्ख है वो, तो निरा शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक, मैंने कहा वह चंचल है, वह चंचल है। अब चंचल है, चंचल शब्द क्या हो गया? ये तो विशेषण हो गया। लेकिन वह अत्यंत चंचल है, तो अत्यंत शब्द क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। वह अत्यंत यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए। ये मूर्ख शब्द तो विशेषण हो गया, लेकिन कैसा है? निरामूर्ख, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। ताजमहल कैसा है? खूबसूरत है, लेकिन कितना? बहुत खूबसूरत है। तो विशेषण की विशेषता बताई जाती है, तो वही प्राविशेषण कहलाता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्राविशेषण क्या होता है। प्राविशेषण आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको 10th में भी मिलता है, आपको हायर क्लासेस में भी बताया जाता है, और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी विशेष्य जो है वो पहले आता है और कभी कभी विशेष्य बाद में भी आता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लड़की स्वाभिमानी है, तो यहाँ स्वाभिमानी शब्द विशेषण हो गया, ये हो गया विशेषण। लेकिन लड़की शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया, तो यहाँ विशेष से पहले आ गया, है ना? यहाँ विशेष से पहले, विशेषण बाद में आया, यहाँ विशेष से पहले आ गया। लेकिन है ये विशेष से ही, लड़की शब्द यहाँ भी विशेष से रहेगा, भले ये पहले आया। तो कभी कभी ये विशेषण के पहले भी आता है और कभी कभी बाद में आता है। कभी विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में आता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह अगर आपको वाक्य मिले तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपका विशेषण जहां रहेगा वो विशेषण कहलाएगा, उसके आगे पीछे कुछ भी जो भी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेष कहलाएगा। तो ये कभी कभी आपको आगे मिलता है, कभी कभी आपको वाक्य में पीछे मिलता है। जैसे मैंने कहा मीठे संतरे, तो मीठे, अब यहाँ संतरे देखिए, संतरे हो गया विशेष और मीठे हो गया विशेषण। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसको हमने पहले लिख लिया, यहाँ बाद में, यहाँ ये पहले था ये बाद, इससे डजंट मैटर, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका विशेषण पहले है या विशेष बाद में। वाक्य में आपको जैसा मिले आप वहां पे उसको रेखांकित करिए। तो ये दोनों आपको इस तरह लिखा मिल सकता है वाक्य में, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब चलिए हम शुरू करते हैं विशेषण के भेद, यानी विशेष से क्या हुआ, विशेषण क्या हुआ, ये सब मैंने आपको बताया। अब हम शुरू करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद क्या है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मेनली 5 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो यहाँ हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक, अब 5 भेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, अब यही विशेषण आपका सबसे व्यापक, सबसे डीप है, सबसे लंबा है, क्योंकि इसमें सारे तरह के गुण और दोष विद्यमान होते हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हो रूप, रंग, आकार, अवस्था, प्रकार, सब कुछ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा।
तो विशेषण के मेनली 5 होते हैं, कहीं कहीं 4 भी मिलते हैं, लेकिन 5 भेद इसके होते हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण। अब इसमें आपको तमाम चीजें मिलेंगी, जैसे आप इसमें रंग पढ़ोगे, आकार पढ़ोगे, अवस्था पढ़ोगे, है ना। ये तमाम तरह की चीजें आप इस विशेषण में पढ़ते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि विशेषण के भेद इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो विशेषण के जो मेनली भेद होते हैं वो सिर्फ 4 ही होते हैं, लेकिन मैंने 5 इसलिए बताया कि एक अन्य भेद भी उसका हम जानकारी हमें करना चाहिए, इसीलिए कुल 5 भेद हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेनली भेद हैं वो 4 होते हैं। क्या? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। अब पहला जो भेद है इसका, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का इतिहास बहुत लंबा है। जैसे गुणवाचक में हम सारी चीजों को समेट लेते हैं, जैसे गुण हुआ, दोष हुआ, रंग रूप हुआ, आकार हुआ, दशा हुआ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुण, इसके और गुणवाचक विशेषण होता क्या है? सिंपली आप यही कहोगे कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, काल, अवस्था आदि का जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो कहने का मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में जो शब्द हमें विशेषता प्रकट करे वही गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो जैसे गुण, गुण में हम क्या बताते हैं? जैसे हमने बताया कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, वह व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव का है, फला इंसान बहुत विनम्र बोलता है, तो ये सब उसके गुण हो गए। लेकिन अगर दोष हमने बताया तो दोष, वह बहुत बेईमान है, वह बहुत क्रोधी है, बहुत उग्र स्वभाव का है, तो ये हो गया उसका दोष। फिर हमने जैसे कहा आकार, अगला इसमें हम आकार लेंगे। आकार में क्या कि वो बहुत गोल, जैसे गोल है, उसका आकार क्या है? गोल है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, तो ये आकार हो गया। फिर स्पर्श क्या हुआ? जैसे कठोर, खुरदुरा, कोई चीज हम टच करते कहते हैं बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, बहुत खुरदुरा है, बहुत मुलायम है, तो ये हम स्पर्श करके जानते हैं। फिर उसके बाद जैसे रंग हुआ, रंग हमें पता ही है, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, जो भी रंग होता है। फिर देश या स्थान, देश कोई हुआ, जैसे हमारा भारत देश है, उसी तरह जैसे चाइना हुआ, रूस हुआ, अमेरिका हुआ। राष्ट्रीय स्थान, जैसे कोई राष्ट्र या राष्ट्रीय। काल क्या हुआ? काल जैसे आप ग्रामीण हैं, शहरी हैं, क्या है? ये काल हो गया। फिर आपकी अवस्था क्या है? अवस्था मतलब ताजा है, बासी है। जैसे अवस्था में तरुण अवस्था भी सही, युवा अवस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है, बुढ़ापा आता है, जवानी आता है, तो ये हो गया अवस्था। फिर स्थिति क्या है? स्थिति मतलब वो भीतर है, बाहर है, बाह्यकरण है, अंतःकरण है, उसकी स्थिति, कंडीशन क्या है। फिर दिशा क्या है? दिशा, चारों दिशाओं का ज्ञान तो सबको होगा, तो ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, तो ये दिशाओं का हो गया। स्वाद, स्वाद कैसा है? मीठा है, कड़वा है, क्या है वो, मतलब खट्टा है, किस तरह का स्वाद है। गंध, खुशबूदार है, बदबूदार है, कैसा है वो, कि गंधहीन है। फिर दशा क्या हो गया? कि नया है, पुराना है, कि क्या है। तो ये सारे जो यहाँ पे लिखे गए हैं सारे शब्द, ये इस गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसका जो इतिहास है ये बहुत बड़ा है, ये सबसे व्यापक विशेषण होता है, इसी के ज्यादातर इसी के अंदर हम चीजों को पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण हमें हर समय इसका हम अध्ययन करते रहते हैं, अपने डेली लाइफ में भी हम ये चीज करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इतनी चीजों को पढ़ेंगे। और गुणवाचक विशेषण का एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति, दशा, दिशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो पहला तो हुआ गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या हुआ? दूसरा आपका हुआ संख्यावाचक विशेषण। अब इसके बाद हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पे। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे नंबर, है ना। नंबर यानी ऐसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी हम उसको काउंट कर सकते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब इसके अंतर्गत भी क्या आता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके दो भेद हैं, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, नंबर 1 निश्चित और नंबर 2 अनिश्चित। तो निश्चित में क्या क्या आता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 भेद आपको पढ़ने हैं। तो उसके बाद हम अनिश्चित पढ़ेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है?
वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। एग्जैक्ट की मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एग्जैक्टली बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अभी हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ते हैं, उसके बाद हम अनिश्चित पढ़ेंगे। तो निश्चित में देखिए इसके 7 उपभेद हैं। क्या? नंबर 1 क्रम बोधक। क्रम बोधक क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ये 5वां है, ये 10वां हिस्सा है, ये ऐसा है, ये चौथा है, तो ये हमारा होता है क्रम बोधक। फिर गणना बोधक। क्या? गणना मतलब जिसको गिना जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। फिर अपूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे पहले चलते थे, पहले के जमाने में पौना चलता था, ढैया चलता था, डेढ़ चलता था। अभी भी हम कहते हैं ये आधा है, ये डेढ़ है, ये पौना है। तो ये आप जैसे कहते हो ना कितना बजा, 1:45 आप कहते हैं तो हो 1:30 बज गया, 12:30 बज गया, तो ऐसे हम इसको कहते हैं। तो ये हो गया अपूर्ण संख्या। फिर आवृत्ति बोधक क्या होता है? आवृत्ति बोधक मतलब दुगुना, तिगुना, यानी उसकी आवृत्ति बन रही है। फिर प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, या एक एक घर। जैसे हम कहते हैं ना एक एक घर में आज ये मोबाइल उपलब्ध है, तो ये हो गया प्रत्येक बोधक। फिर समूह बोधक क्या है? समूह बोधक मतलब पूरे समूह को हमने कहा तीनों, चारों या सैकड़ों, सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। हम कहते हैं ना कि आज के समय में सड़कें बनने के चक्कर में सैकड़ों पेड़ कट रहे हैं, तो ये हो गया समूह बोधक। फिर इसका जो 7वां उपभेद है वो है समुच्चय बोधक। जैसे शतक, जैसे दर्जन, तो दर्जन केले दे दीजिए हम कहते हैं। तो ये हो गए निश्चित संख्यावाचक के 7 उपभेद। यानी निश्चित में हम इतने उपभेदों को पढ़ते हैं और यह संज्ञा या सर्वनाम के इतने विशेषण बताए जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो हमारा बनता है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। जो दूसरा बनता है संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद जो बनता है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित क्या है? अनिश्चित जैसे आपने निश्चित पढ़ा, उसी का उल्टा आप अनिश्चित पढ़ेंगे। अनिश्चित में क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या है, यानी वो एग्जैक्टली संख्या का बोध नहीं कराते, अनिश्चित बोध कराते हैं संख्या का, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे आपने कहा, अब अनिश्चित क्या है? अनिश्चित आपने कहा जैसे कहीं भी कहा कि कुछ फल, भाई हमें कुछ फल चाहिए, हमें कुछ टॉफी चाहिए, हमें कुछ, या वहां पे कुछ लोग खड़े हैं, तो जैसे कुछ फल, है ना। फिर आपने कहा जैसे हजारों लोग, वहां मेले में हजारों लोग हैं, तो हजारों शब्द क्या हो गया? ये हो गया अनिश्चित। मतलब इसमें कुछ फल, कुछ यानी आपने गिना नहीं उसको, कुछ मात्रा में हमें मिलना, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि वो फल कितने हैं। हजारों लोग कितने हैं ये हमें गिन के नहीं बताया, हमने एक अनुमान से बताया हजारों लोग। फिर जैसे आपने कहा कि बहुत लोग आए हैं, भाई बाहर बहुत भीड़ है, कितनी भीड़ है ये आपको नहीं पता, बहुत। तो इसका मतलब कि ये हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका जो हम परिभाषा यही बोलेंगे कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके बाद आपका जो एक और बचता है, अभी तीसरा जो बचता, अभी हमने ये 2 भेद पढ़ा, गुणवाचक और दूसरा संख्यावाचक। संख्यावाचक का 2 भेद, नंबर 1 निश्चित, नंबर 2 अनिश्चित। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा भेद आता है वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या है? अब इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, और तीसरा जो हमारा भेद है वो है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक भेद क्या है? और तीसरा और चौथा भेद यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक। तो अब जो परिमाणवाचक विशेषण है वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब नाप तौल। किसी चीज को हम जैसे मेजर करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, तो वो होता है परिमाप या परिणाम, परिमाण, सॉरी परिणाम, परिमाण। इसका मतलब होता है, जैसे हम परिणाम और परिमाण में बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसको बोलते समय थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो परिमाण मतलब होता है नाप तौल। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है नाप तौल।
यानी मेजरमेंट, मेजर करना। और परिणाम तो आपको पता ही, परिणाम मतलब रिजल्ट। तो परिमाण जो होता है, विशेषण होता है, इसका भी मतलब वही है कि जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, यानी नाप तोल का बोध कराते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम संबंधी परिमाण विशेषता, परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा, जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमने कहा भाई 1 किलो आलू दे दीजिए, है ना? तो 1 किलो आलू, ये क्या हो गया? 2 किलो, 2 किलो टमाटर, ये हम लेते हैं दुकान पे जाके, हम मेजर करवाते हैं और उसको तराजू में दुकानदार तौलता है, मेजर करता है, फिर हमें 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जितना हमने कहा उतना हमको वो देता है। तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण, है ना? उसको हम मेजर करके लेते हैं। अब ये संख्यावाचक की तरह इसके भी कितने उपभेद हैं? 2 उपभेद हैं। तो इसका जो उपभेद है और जो अगला हमारा विशेषण है सार्वनामिक जो मेन है, उसके बाद एक अन्य विशेषण भी मैं आपको बताऊंगी, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और कुछ इसके अंतर भी बताऊंगी, कुछ विशेष चीज भी बताऊंगी, वो अगले वीडियो में रहेगा। तो आज का ये हमारा वीडियो है, ये विशेषण, और विशेषण में इतना ही आज पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैं दूसरा जितना बचा हुआ पार्ट है उतना फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, इसकी जानकारी दूंगी। तो आज के लिए इतना, आप इसको रिवाइज करिए, इसको पढ़िए, इसके बारे में जानकारी कीजिए, और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों। अगर आप अंत तक नहीं देखोगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, मेरा यही आपके लिए संदेश है, मैसेज है, कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाई करो, जब भी आप पढ़ाई करो तो पूरे मन से पढ़ाई करो, चीजों को कंसंट्रेशन बनाइए। चाहे आप अपनी किताब बैठ के पढ़ रहे हो तो पूरे मन से किताब को पढ़िए। आप ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हैं अगर पढ़ाई का, तो वो पूरे मन से देखिए, यानी उसको स्किप मत करिए, और किताब का एक पेज भी स्किप मत करिए। जो भी अध्याय, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका एक टाइम टेबल बनाना आप बहुत अनिवार्य है। कृपया आप ये मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपका एक डेली रूटीन टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक वो चीज नहीं बनाया है तो अपना एक टाइम टेबल आप क्रिएट करिए, कि आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे आप चाय नाश्ता करेंगे, कितने बजे आप स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल से आप लौट के आएंगे, फिर अपना होमवर्क कब करेंगे, आप अपना एक्स्ट्रा जो होमवर्क के बाद एक्स्ट्रा जो सेल्फ स्टडी है वो कब करेंगे, खेलने कब जाएंगे, रात में आप डिनर कब करेंगे, फिर सोएंगे कब। तो ये पूरा आपके 12 आवर्स के पूरे टाइम टेबल पूरा होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। और जब तक हम पंक्चुअल नहीं होते, जब तक हम ऑन टाइम हर चीज करते नहीं, तब तक हमें चीजों को हम समझ नहीं पाते और हमारा टाइम मिसयूज होता है। टाइम का वैल्यू हमें समझना चाहिए, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है ना? समय बहुत अमूल्य होता है दोस्तों, और समय कभी लौट कर नहीं आता। जो समय चला गया वो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि हमें समय का वैल्यू समझना चाहिए, और अपने डेली लाइफ को एक एक दिन को कीमती मानते हुए उसका समय का सदुपयोग करना चाहिए। और जब हम सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे तो हमारा काम भी बहुत अच्छा होगा, और हमें हमारा टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड होगा, हमें मजा भी आएगा, हमारा खेलने का भी टाइम सेट हो जाएगा, हमारे पढ़ने का भी टाइम सेट हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाइए, अपने स्टडी रूम में आप उसको पेस्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, और अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। क्योंकि ये जो समय है, ये जो लाइफ है ना, इसको हमको सिस्टम से चलाना चाहिए। कोई भी काम आप देखते हैं, अगर वो सिस्टम से होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, फिर वो कोई भी काम हो। तो इसी तरह हमें अपने एक डेली लाइफ को भी सिस्टम से चलाना चाहिए, कि हम अनावश्यक चीजों को नहीं करेंगे। जो समय हमने स्टडी पे रखा है वो समय हम जरूर देंगे, फिर चाहे जो भी हो जाए। जो हमारा खेलने का टाइम है उस टाइम हम सिर्फ खेलेंगे। तो कहने का मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, आप जहां भी पढ़िए पूरे मन से पढ़िए, और आप अपनी तैयारी पूरे मन से करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, और सफल होंगे तो आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जिंदगी के मजे आपको भी आएंगे, सफलता आपको मिलेगी, और आपको जीने में आनंद आएगा। तो ये मेरा मैसेज था आपके लिए आज। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए बच्चों। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे वीडियो और अच्छा और प्रेरणादायक वीडियो लाने का मन करता है। तो अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, एन्जॉय करिए, मस्त रहिए। बाय बाय।